Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you are in best of your health and spirit. These are very important topics from environment ecology. यूपीएससी प्री 2024 में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे. मेरी बात समझिए, ये जो प्रिडिक्शन है ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक प्रोसीजर है. उस प्रोसेस के थ्रू हम ये समझते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. आई हैव ऑलवेज सेड दिस, गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड. अगर गॉड रैशनल है तो रैशनल भी गॉड है. इसका मतलब ये है कि अगर रैशनलिटी का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ सकते हैं. एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए. ये टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट कैसे बताता हूँ, बेस्ड ऑन 3 थिंग्स. यूपीएससी कहां पर फोकस करता है, विच मीन्स कोर एरियाज दैट आर कॉल्ड थीम्स. दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड तीसरा करंट अफेयर. पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है अगर कोई चीज करंट अफेयर में. इन 3 चीजों के बेसिस पे मैं आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं. और ये काम मैं पहली बार नहीं कर रहा, 2022 में भी किया था, 2023 में भी किया था. मोर देन 10 क्वेश्चन वर आस्क्ड इन यूपीएससी प्री 2022 एंड मोर देन 14 क्वेश्चन आर आस्क्ड इन यूपीएससी प्री 2023. आप इस सीरीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको रैशनल के साथ टॉपिक बताऊं. सिर्फ टॉपिक नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में भी मैं आपको बेस्ड ऑन थीम एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकायदा दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है. तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चीजों को सही ढंग से समझिए तो एग्जामिनर को समझेंगे और एग्जाम आराम से क्वालिफाई भी कर पाएंगे. आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं विथ रैशनल. क्या यूपीएससी क्या कोई मेथड या टेक्नोलॉजी पर सवाल पूछता है? यूपीएससी 2022 में, देखिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैं ऑलवेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लिंकेज आपको दूंगा. इसलिए दूंगा ये लिंकेज ताकि आप ये बात खुद भी समझे. कुछ लोग कहते हैं सर डायरेक्ट टॉपिक बता दो. अरे डायरेक्ट टॉपिक बताने से जो मैं सिखाना चाहता हूं वो सीखोगे नहीं ना. मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहो, मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंट होकर तुम अपना भी दिमाग यूज करो और तुम खुद भी देखो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. कितने टॉपिक्स मैं बता पाऊंगा भाई आपको. इसलिए मैं आपको रैशनल और मेथड दोनों सिखाना चाहता हूं. 2023-22 में प्री में पूछा था बायोरॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर. बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन: रिस्टोरेशन ऑफ द कोरल रीफ्स, डेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल फॉर यूजिंग plant residue, identification of the areas for exploration extraction of the shale gas, providing salt lick for wild animals in forest or protected areas. क्या इसका आंसर रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ है? क्या यूपीएससी का फोकस कोरल रीफ के ऊपर है? क्या बायो रॉक टेक्नोलॉजी और रीफ दोनों को मर्ज करके सवाल पूछता है क्या? ये बात मुझे इस यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आती है. दूसरी चीज कि यूपीएससी और भी मेथड्स टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट लेता है. 2023 में वॉल्बर्चिया मेथड के बारे में पूछा है, विच मींस आप यहां से ये समझ सकते हैं कभी टेक्नोलॉजी कभी मेथड्स किसी ना किसी रेफरेंस में पूछता रहता है, 2022 हो या 2023 हो. तो क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पर कोरल रीफ भी है और एक टेक्नोलॉजी भी है जिसके बारे में साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया है, वो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? बिल्कुल, ये मेरा पहला मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है. ये पीछे एक वीडियो और मैं बना चुका हूं, प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की सारी वीडियोस को फॉलो कीजिएगा. मैं कह रहा हूं आपकी एक्यूरेसी बढ़िया आएगी और आपको जो टॉपिक बता रहा हूं अगर आप वो पढ़ के जाओगे तो आपके मार्क्स आएंगे सर. ये छोटे वीडियो से मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है. साइंटिस्ट फ्रीज ग्रेट बैरियर रीफ कोरल इन वर्ल्ड फर्स्ट ट्रायल. यहाँ पे क्या कोरल रीफ के बारे में बात हो रही है? बिल्कुल. अगर आप सही से पढ़ें, साइंटिस्ट वर्किंग ऑन ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ, तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ हैव सक्सेसफुली ट्रायल्ड अ न्यू मेथड फॉर freezing and storing the coral larvae they say could eventually help rewild reefs threatened by climate change. कितनी बड़ी बात है. एंड यू नो कोरल रीफ्स क्यों इंपॉर्टेंट है और उनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, वो किस तरह से कितने ढेर सारे बायोडाइवर्सिटी को अपने साथ लेकर चलते हैं. विच मीन्स यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की पर्सपेक्टिव से, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से. क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो कोरल रीफ्स थ्रेटन्ड हो रहे हैं उनको हम बचा सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, जहाँ पर हम चीज़ों को कोरल लार्वे को फ्रीज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं. और ये कैसे कर रहे हैं? बाय यूजिंग मेश टेक्नोलॉजी. तो अगर क्या आपसे यूपीएससी 2024 में सवाल ऐसे पूछ सकता है, mesh technologies is talked about in which of the following situation? किस कॉन्टेक्स्ट में मेश टेक्नोलॉजी ऐसे सवाल पूछता है? क्या मेश टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल पूछ सकता है? क्या कोरल रीफ के ऊपर पहले सवाल पूछा है? इसलिए मैं हर चीज लिंक करके आपको बता रहा हूं. तो मेश टेक्नोलॉजी विच विल हेल्प स्टोर कोरल लार्वे at -196 degrees Celsius, -320.8 Fahrenheit was devised by a team from the University of
Minesto College of Science and Engineering, including Dr. G. It was first tested on the corals by the PhD student. This new technology that we have got will allow us to do that is a scale that at a scale that can actually help to support some of the aquaculture and restoration interventions, said Jonathan something. आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट की मेश टेक्नोलॉजी कोरल रीफ के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये टेक्नोलॉजी सबसे सवाल पूछ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या यूपीएससी कोरल रीफ के ऊपर इंटरेस्टेड है? 2018 में ऐसा सवाल भी पूछा है, तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी भी पूछा है। 2018 में सवाल पूछा था, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स इन द ट्रॉपिकल वाटर्स, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस. Coral reefs host far more number of animal phyla than those hosted by the tropical rainforest. अब बात समझिए ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. सबका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएंगे. अब बताएंगे ना, सपोर्ट करेंगे एकदम. यस चलिए थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए. आप मेरी बात समझे तो ये कोरल रीफ, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, मर्ज, इस बार मेश टेक्नोलॉजी. आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मेश टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर में है और 1-2 साल की करंट अफेयर पूछता है. जाहिर सी बात है यहाँ से सवाल बन सकता है. इतनी बात क्लियर है. चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है वाटर ट्रेडिंग. ये थंबनेल में आपने देखा, टू प्रमोट द रीयूज ऑफ द ट्रीटेड वेस्ट वाटर. पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्या वाटर में यूपीएससी इंटरेस्ट लेता है? कौन बताएगा? यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे. यूपीएससी प्री 2022 में पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. और ये सवाल जो ये पूछा था 2022 में, ये 2022 का अगर आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्री 2022, और यहाँ पर मैंने बता रखा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, एंड दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इको सेंसिटिव जोन एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन दी हाई प्रोटेक्शन एंड नो प्रोटेक्शन एरियाज. तो मैंने अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, और देखो ये पड़ा हुआ यूपीएससी प्री 2022, और ये आज भी वीडियो प्रेजेंट है. और ये पूछा था जब, तो बड़ा दिल खुश हुआ था. मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप सही ढंग से देखेंगे. और ये मैंने कैसे बताया था कि ये पूछा जाएगा, ये टॉपिक यहाँ पर क्यों लिखा था, जैसे ऐसे वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, उस समय पर भी मैंने ये लॉजिक बताया था कि ये क्यों पूछा जाएगा. Which one of the following has been constituted under the Environment Protection Act? Central Ground Water Authority. इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा. अगर देखिए कितना मिनिमम इनपुट पर आपका मैक्सिमम आउटपुट. दूसरी चीज, रिपोर्ट के बारे में बताया था मैंने एक यूएन वाटर के बारे में कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जब मैं आपको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में 2023 में बताया था, वहां पर इस रिपोर्ट के बारे में भी कुछ चीजें बताई थी जो कि मैंने इस बार भी आपको शो किया है. और ये देख लीजिए 2023 विद पीवाईक्यू, मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपोर्ट फॉर यूपीएससी प्री 2023 विद पीवाईक्यू. ये वीडियो पर मैंने आपको ये रिपोर्ट बताई थी. और 2023 में देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विदाउट विड्रॉल ईच ईयर. एंड ऐसा ही एक स्टेटमेंट और है. मैं यहाँ पर इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, पर मैं बता सकता हूँ इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स. ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज नहीं करते हम, किसके लिए यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर इरिगेशन पर्पज के लिए. तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट. आंसर भी बता दिया, लेकिन मेरा बताने का मकसद क्या है यहाँ पर? मेरा मोटिव ये बताना है कि क्या वाटर इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी मेंस हो या यूपीएससी प्री हो, बार बार यूपीएससी वाटर पे बड़ा कंसंट्रेट करता है. 2022 में भी पूछा, मैंने बताया था. 2023 में भी जो सवाल आया, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि छोटी वीडियो से आपको फायदा हो सकता है. ये बताने के लिए मुझे बताना पड़ता है कि देखिए आया है. मुझे आपकी हेल्प करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं. एग्जामिनर मेरे बगल में नहीं बैठा है, पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइस. इन छोटी वीडियो से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं अगर आप अपनी हेल्प करवाना चाहें. अब क्या वाटर इंपॉर्टेंट है तो क्या 2024 में भी वाटर सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल. और ये क्यों पूछेगा, इसका रैशनल समझाता हूं. वाटर ट्रेडिंग टू प्रमोट रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर. क्या रिसाइकलिंग एक इंपॉर्टेंट जोन है? क्या वाटर इंपॉर्टेंट जोन है? क्या वाटर की स्कार्सिटी, वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है? बिल्कुल. तो क्या उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाटर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है. क्या यूपीएससी एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट से कुछ और ट्रेडिंग के बारे में सवाल पूछता है? या कार्बन ट्रेडिंग के बारे में, कार्बन मार्केट के बारे में सवाल पूछता है क्या? द थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट इज दिस. 2023 में पूछा था कार्बन मार्केट्स के बारे में. Carbon markets are likely to be one of the most widespread tool in the fight against climate change, and carbon market transfer resources from the private sector to the state.
आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जब कार्बन मार्केट से पूछ सकता है, कार्बन ट्रेडिंग से पूछ सकता है सवाल, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि वाटर ट्रेडिंग से भी पूछ सकता है। और देखिए वाटर ट्रेडिंग, एज अर्बनाइजेशन गैदर पेस, मोर एंड मोर वेस्ट वाटर इज जनरेटेड, but only 40% of this is treated, and even that is not being reused, and that is the problem. That's why Niti Aayog said in a report titled World Trading Mechanism, Water Trading Mechanism to promote reuse of the treated water. Reuse of the treated water, तो water को treat करें then reuse करें, water trading mechanism to promote reuse of treated water। क्या नीति आयोग इंपॉर्टेंट है? क्या नीति आयोग से सवाल पूछ चुका है? क्या आई थिंक नीति आयोग से भी सवाल पूछा, और इस बार एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में भी सवाल पूछ सकता है, तैयार रहिएगा। यस, तो नीति आयोग said in a report titled Water Trading Mechanism to promote reuse of the treated water, that in many countries water trading has helped achieve water use efficiency and productivity. Water trading is a water market mechanism that considered water as a commodity rather than a public good। तो क्या सवाल पब्लिक गुड के ऊपर पूछ सकता है? कनेक्ट करते रहो। इट कैन बी ट्रेडेड अमंग्स यूजर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अ वाटर कंपनी रादर देन क्रिएटिंग इट्स ओन वाटर सोर्स कैन बाय वाटर फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड सेल इट टू द यूजर्स। Enabling elements for water trading: ownership of the water should be indisputable, water entitlements could be transferred, and water reuse certificates are tradable permits। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचो। और ये डायग्राम में देखिए, लिक्विड वाटर, इंडिया कुड अलाउ ट्रेडिंग इन वाटर, नीति आयोग हैज कंसीव्ड द आइडिया, ग्लोबल सिनेरियो बीइंग स्टडीड टू फ्रेम रोड मैप, विल हेल्प इन इंश्योरिंग फार्मर्स अगेंस्ट ड्रॉट, encourage efficient and productive use of water, help attract investment in water economy, and globally water trading is done at Chicago Mercantile Exchange in the US and Murray-Darling Basin in the Australia। तो ये Murray-Darling बेसिन क्या है, ये रिवर्स क्या है, तो ये ज्योग्राफी से सवाल पूछ सकता है। मेरी बात समझिए, मैंने आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें बता दी। ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर ट्रेडिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज़रूर पढ़कर जाइएगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर पूछ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी से नहीं कह सकता 100% पूछा जाएगा, अदरवाइज उसे पेपर लीक बोलते हैं। एग्जामिनर मेरे बगल में नहीं है दोस्तों, पर आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट बाय यूजिंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू मेक श्योर कि ये आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं, ताकि आप ये पढ़ सकें। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, एक बार वोल्केनो से भी सवाल पूछा था, बैरन आइलैंड से सवाल पूछा था, तो अंडमान निकोबार से सवाल पूछता रहता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, a mega project to be implemented at the southern end of the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ज्योग्राफी से सवाल बन सकता है, पहले तो ज्योग्राफिकल लोकेशन, ग्रेट निकोबार के बारे में, वो आइलैंड के बारे में, एंड लैटिट्यूड्स के बारे में कि अंडमान निकोबार को कौन सा लैटिट्यूड अलग करता है ग्रेट निकोबार, तो वो सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। एंड दिस ऑल्सो, This Great Nicobar projects include an international container transshipment terminal, a greenfield international airport, township development, and a 450 mega MVA gas and solar-based power plant over an extent of 16,610 hectares in the island, which means यहाँ पर बहुत ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। तो ग्रेट निकोबार, और याद रखिए ये ग्रेट निकोबार, यहाँ पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बायोस्फीयर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये कैंपबेल बे नेशनल पार्क हो गया, एंड गैलेथिया नेशनल पार्क, इन दोनों के बीच में ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व encompassing the two national park covers much of the ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये ज्योग्राफी, साथ में बायोस्फीयर रिजर्व्स, साथ में नेशनल पार्क और ये प्रोजेक्ट, ये सब एक तरह से इंपॉर्टेंट है। तो कोई चीज करंट अफेयर में होती है, उसका स्टैटिक खींच कर हम आपको समझाते हैं कि स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डू अंडरस्टैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ये प्रोजेक्ट की लोकेशन की वजह से, वहां पर नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व की वजह से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पीवाईक्यू में भी ऐसे सवाल पूछते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेड टाइड। तो आपसे पूछ सकता है कि रेड टाइड इज सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट। ऐसे सवाल यूपीएससी पूछता रहता है, और टर्म के बारे में पूछता, आपने देखा था, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में पूछ लिया था, वोल्बोचे मेथड के बारे में सवाल पूछ लिया था, एक सवाल और था, आई थिंक मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, अभी रिकॉल नहीं हो रहा,
3 सवाल पूछे थे इस तरह के यूपीएससी प्री 2023 में। तीसरा कौन सा था मुझे जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इस तरह के सवाल में एक सवाल और था जो पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, क्या आपको याद है क्या? रेड टाइड के बारे में सवाल पूछ सकता है। रेड टाइड इज अ कॉमन टर्म यूज फॉर हार्मफुल अल्गल ब्लूम। क्या यूट्रोफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट में? क्या यूट्रोफिकेशन से सवाल पूछता है? क्या यूट्रोफिकेशन से कई और सीडीएस सीएपीएफ में यूपीपीसीएस में सवाल पूछता है? बिल्कुल पूछता है। तो क्या यहाँ से हमें ये हिंट नहीं मिलता कि रेड टाइड के ऊपर सवाल पूछ सकता है? तो रेड टाइड इज अ कॉमन टर्म यूज फॉर अ हार्मफुल एल्गल ब्लूम। हार्मफुल एल्गल ब्लूम और HAB occurs when colonies of the algae plant like organisms that live in the sea and fresh water grow out of the control while producing toxic or harmful effect on people, fish, shellfish, marine mammals and birds. The human illness caused by HABs, though rare, can be debilitating or even fatal. बड़ी खराब हो सकती है। तो क्या ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्या यूट्रोफिकेशन के साथ साथ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या COD, ये क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनको जरूर पढ़िएगा। ये टॉपिक, इनके स्टैटिकल लिंकेज और साथ में करंट अफेयर में रेड टाइड क्या होता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स मूव टू द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फाइन सॉइल लाइक मटेरियल। Fine soil-like material recovered from the legacy dump site may contain contaminants, therefore they must be tested before being used in any application. An FSLM is produced during the bioremediation technique of waste dump site. अब यहाँ पे ये जो करंट अफेयर में चीज़ है जिसका नाम है फाइन सॉइल लाइक मटेरियल, FSLM, ये जो इंपॉर्टेंट है, इसमें एक टेक्निक है। ये कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? बाय यूजिंग बायो माइनिंग, बायो रेमेडिएशन टेक्निक। तो ये बायो रेमेडिएशन टेक्निक से सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज बायो रेमेडिएशन? बायो रेमेडिएशन इज यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट डिग्रेडेड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म। तो क्या इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पर यहां पर ये बोल रहा है कि ये जो फाइन सॉइल लाइक मटेरियल है जिसको आपने प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द बायो माइनिंग और द बायो रेमेडिएशन टेक्निक ऑफ द वेस्ट डंप साइट, इनमें रिकवर्ड फ्रॉम द लेगेसी डंप साइट मे कंटेन कंटेमिनेंट्स। Therefore, ये करने से पहले they must be tested before being used in any application. आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट कि इनको यूज करने से पहले भैया देख लिया जाए, इनको समझ लिया जाए, क्योंकि दे मे कंटेन दी कंटेमिनेंट्स। इसलिए बायो रेमेडिएशन टेक्निक इंपॉर्टेंट है। बायो रेमेडिएशन टेक्निक इज यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कन्वर्ट द डिग्रेड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म। ऐसे ही बायो रेमेडिएशन की तरह होता है फाइटो रेमेडिएशन। देखिए, बायो का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करना, फाइटो का मतलब होता है यूज ऑफ प्लांट, एंड माइको का मतलब होता है यूज ऑफ फंगस। तो जब हम यूज ऑफ प्लांट करेंगे टू डू द सेम थिंग टू कन्वर्ट द डिग्रेड एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड फाइटो रेमेडिएशन। जब हम फंगस का यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड माइको रेमेडिएशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो बायो, फाइटो एंड माइको, ये तीन टर्म यूज करने हैं और तीनों टर्म्स रिलेटेड किससे? दे कन्वर्ट डिग्रेडेड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इनटू द लेस टॉक्सिक फॉर्म। साथ में और भी चीजें होती हैं कि वेस्ट को एनर्जी से कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं? कई प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि अगर वेस्ट को आप जला दें, लेकिन वो जलाएं कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी कोई चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाएंगे तो क्या होगा? पोल्यूशन होगा। इस तरह का सवाल यूपीएससी ने आई थिंक 2022 में भी पूछा था। वो कुछ था पैराथिलेट, एक सवाल था, मुझे याद नहीं आ रहा, पीटी करके था सवाल, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था। उसमें एक फोर्थ ऑप्शन में इंसुलेशन के बारे में बात हुई थी और बोला था कि कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। वो सवाल आप जाकर चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सेकंड इज पैरालिसिस, बर्निंग वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस सिन गैस। व्हाट इज सिन गैस? सिन गैस क्या होता है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। सिन गैस में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और साथ में क्या होता है जरूर बताइएगा। तो पैरालिसिस करें जहां पर हम बर्निंग वेस्ट इन दी एब्सेंस ऑफ O2। तो अगर प्रेजेंस ऑफ O2 है दैट मींस इंसुलेशन है, एब्सेंस ऑफ O2 है तो पैरालिसिस है। एंड देन इज गैसिफिकेशन, अगर आप वेस्ट को बर्न करें एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ O2 में बर्न करें, यानी बर्निंग वेस्ट in the controlled amount of O2 to produce सिन गैस। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जब हम बोल के टाइप करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। यस, बर्निंग वेस्ट इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ CO2, हम CO2
माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन के कंट्रोल अमाउंट में जब चीज़ों को बर्न करते हैं और उससे भी सिंगैस प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसिफिकेशन। एंड लास्ट इज बायोमिथेनेशन। बायोमिथेनेशन का मतलब होता है माइक्रोबायोलॉजिकली कन्वर्ट वेस्ट इनटू बायोगैस। सो दीज आर सम टेक्निक, इन्सोरेशन, पैरालिसिस एंड गैसिफिकेशन, बायोमिथेनेशन, दीज आर सम टेक्निक्स वेयर वी कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा स्टैटिक बताने की कोशिश की, हालांकि थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई जिसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। तो फाइन सॉइल लाइक मटेरियल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं एनवायरमेंट से आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। तो आई हैव टोल्ड यू 5 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला मैंने मेश टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया, दूसरा मैंने वाटर ट्रेडिंग के बारे में बताया, मैंने तीसरा आपको बताया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, चौथा रेड टाइड के बारे में, और पांचवा फाइन सॉइल लाइक मटेरियल, और इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, ये करंट अफेयर में क्यों था और इसका स्टैटिक क्या हो सकता है, वो बैकवर्ड लिंकेज ढूंढकर मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।